से है नहीं अंग से, वरन चाल चरण ढंग से है। यानी जिसे अपनाया है उसे, जिसने अपनाया है उसके अनुरूप अपने गुण धर्म रूप स्वरूप को परिवर्तित करना होगा, वरना वर्ण संकर दोष को वरना होगा और यह अनिवार्य होगा। यहाँ पर इस प्रसंग में वर्ण का आशय नहीं शरीर के रंग से है, नहीं शरीर से है, बल्कि किससे है? चाल चरण से, अथवा चाल चलन ढंग से है। यानी आपका चाल चलन किस प्रकार का है, आपका एटीट्यूड किस प्रकार का है, कहने का अभिप्राय आपका व्यवहार बिहेवियर किस प्रकार का है, उसके लिए हम यहाँ पर इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। यानी जिसे अपनाया है उसे, जिसने अपनाया है उसके अनुरूप अपने गुण धर्म रूप स्वरूप को परिवर्तित करना होगा। हम जिसे अपनाते हैं उसके अनुरूप अपने आप को ढालना होगा। और जब व्यक्ति इस प्रकार के ढालने की प्रवृत्ति अपनाता है, इस प्रकार के स्वभाव को करने की प्रवृत्ति अपनाता है, तभी गाड़ी व्यवस्थित चलती है और जिंदगी आनंद से गुजरती है। लेकिन प्राय वर्तमान में हर एक की जिंदगी अव्यवस्थित, और आनंद तो सिर्फ शब्दों में है, आपस में बिल्कुल है ही नहीं। न आप उसके अनुरूप अपने आप को ढालते हैं और न ही सामने वाला आपके अनुरूप थोड़ा बहुत भी ढलता है। न आप थोड़ा सा झुकते हैं न वो थोड़ा सा झुकता है। और जब व्यक्ति इस प्रकार की अपने नेचर को बनाएगा, उसका रिजल्ट क्लेश, विसंवाद, आर्त ध्यान, टेंशन, डिप्रेशन, परेशान, दुख, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। और सबके चेहरे ऐसे ही लटके हुए हमें नजर आते हैं। गलत तो नहीं? कमी सामने वाले की नहीं है, कमी कई बार हमारी स्वयं की भी होती है। हम सामने वाले से हमेशा एक्सपेक्टेशन करते हैं कि वो 100% हमारे अनुसार बदले। क्या आप स्वयं को उसके अनुसार 100% बदल पाए? आपकी अपेक्षा सामने वाले से रहती है, आपके पार्टनर से रहती है, आपके कलीग से रहती है, आपके फ्रेंड से रहती है कि वो मेरे अनुरूप अपने आप को ढाले। क्या आप अपने आप को दूसरों के अनुरूप ढाल पाए? जब व्यक्ति स्वयं अपने आप को दूसरों के अनुरूप नहीं ढाल पाता है, ने जब स्वयं अपने नेचर को नहीं बदल पा रहा है, तो कैसे अपेक्षा रख लेता है दूसरों से कि वो मेरे अनुसार ढल जाए? यदि हम सामने वाले से कुछ चाहते हैं तो पहले देना सीखो सामने वालों को कुछ। सामने वालों को झुकाना चाहते हैं तो पहले स्वयं झुकना सीखो। नहीं, लेकिन परेशानी क्या है? आपकी अकड़ आपको नहीं झुकने देती है, और सामने वाले की अकड़ सामने वाले को नहीं झुकने देती है। और फिर फैमिली में क्लैशेस के अलावा कुछ नहीं होता। आपसी व्यवहार जो है उसमें कुछ भी ऐसा नहीं जिसमें कुछ प्रसन्नता नजर आती है। तो जैसे कंकर ने अपने आप को नहीं बदला, ऐसे ही बहुत सारे माटी में कंकर की भांति अपनी जिंदगी को बिताते रहते। तो अपने अनुरूप अपने गुणधर्म रूप स्वरूप को परिवर्तित करना होगा, वरना वर्ण संकर दोष को वरना होगा। पहले वर्णा का अर्थ नहीं तो, और दूसरे वर्णा का अर्थ वर्ण करना, यानी अपनाना होगा, और यह अनिवार्य होगा, यानी कंपलसरी है। इस कथन से वर्ण लाभ का निषेध हुआ हो ऐसी बात नहीं है। नीर की जाति न्यारी है, क्षीर की जाति न्यारी है, दोनों के परस रस रंग भी परस्पर निरे निरे हैं, और यह सर्वविदित है। फिर भी यथा विधि यथा निधि, क्षीर में नीर मिलाते ही नीर क्षीर बन जाता है। और सुनो, केवल वर्ण रंग की अपेक्षा गाय का क्षीर भी धवल है, आँख का क्षीर भी धवल है।
दोनों ऊपर से विमल हैं, परंतु परस्पर उन्हें मिलाते ही विकार उत्पन्न होता है। क्षीर फट जाता है, पीर बन जाता है वह। नीर का क्षीर बनना ही वर्ण लाभ है, वरदान है, और क्षीर का फट जाना ही वर्ण संकर है, अभिशाप है। इससे यही फलित हुआ अलम विस्तरेण। समझ में आई कुछ पंक्तियाँ? नहीं समझ में आई? सरल है वैसे। इस कथन से क्या हुआ, फलितार्थ क्या निकला? वर्ण लाभ का निषेध हुआ हो ऐसी बात नहीं है। यानी जो भिन्न भिन्न जाति वाले जीव भी हैं वह भी मिलकर के रह सकते हैं बहुत अच्छे से। कैसे? उदाहरण दे रहे हैं आचार्य भगवान। नीर की जाति न्यारी है। नीर का अर्थ होता है जल, पानी। पानी का स्वभाव भिन्न है और क्षीर की जाति न्यारी है। क्षीर का अर्थ होता है दूध, मिल्क। दूध का स्वभाव अलग है, पानी का स्वभाव अलग है। देखने में भी दोनों अलग अलग हैं, टेस्ट भी दोनों का अलग है, क्वालिटीज़ भी अलग है ना? सब कुछ भिन्नता है। शक्ति भी दोनों की भिन्न भिन्न है, स्निग्धता भी दोनों की भिन्न भिन्न है। नहीं, कहीं भी दोनों में ये एक के नज़र नहीं आता, समानता नज़र आती है। लेकिन दोनों के परस रंग रस भी परस्पर निरे निरे हैं। परस का अर्थ यानी जब अपन उसका स्पर्श करते हैं, जब अपन दूध को हाथ में लेकर के देखें उसमें स्निग्धता ज़्यादा होती है। स्निग्धता समझते हो? फैट की मात्रा, चिकनाई। और जब पानी को हाथ में लेते हैं तो पानी एकदम न्यूट्रल होता है, उसमें चिकनाई होती है, नॉमिनल, नहीं के बराबर। रस, टेस्ट भी दोनों का भिन्न भिन्न है, रंग भी अलग अलग है। तो परस्पर निरे निरे हैं, यानी जुदा जुदा हैं, अलग हैं। और यह सर्वविदित है, फिर भी यह हर कोई जानता है। क्या? यथा विधि यथा निधि, क्षीर में नीर मिलाते ही नीर क्षीर बन जाता है। विधि के अनुसार और यथा निधि यानी जैसा उसका है स्वभाव, उस प्रकार से उस दूध में पानी मिलाया जाता है तो पानी भी दूध के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यथा विधि यानी प्रॉपर क्वांटिटी में मिला। ऐसा नहीं कि 1 किलो दूध है और 10 किलो पानी ले लो आप। 1 लीटर पानी अथवा 10 लीटर दूध में, 2 लीटर दूध में थोड़ा सा जल मिलाओ तो हो जाएगा। प्रॉपर विधि यानी यथा विधि। अब आप कहो कि महाराज जी आचार्य भगवान लिख रहे हैं तो एक टैंकर हम पानी ला ले, उसमें 1 लीटर दूध डाल दें तो हो जाएगा, वैसा नहीं। जितना अमाउंट में मिलाना चाहिए तो होता क्या है, वह पानी भी दूध के स्वभाव को पा जाता है। भिन्न भिन्न जाति वाले होकर के भी इस प्रकार के मिल जाते हैं, इस प्रकार से ढल जाते हैं कि हम उन्हें भिन्नता देख ही नहीं पाते हैं। ऐसा जब व्यक्ति न्यूट्रल होता है, जैसे पानी न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब समझते हो? पानी की पीएच वैल्यू जो होती है साइंटिफिक टर्म्स में कहा जाता है, एक एसिडिक होता है, एक अल्कलाइन नेचर होता है, एक न्यूट्रल होता है। अल्कलाइन मतलब जो क्षार तत्व को लेकर के चलने वाला, एसिडिक मतलब अम्लीय तत्व को लेकर के चलने वाला, खट्टा जिसे होता है। खार आप किसे कहते हैं? क्षार कहते हैं, वो अल्कलाइन। और पानी जो है उसकी पीएच वैल्यू 7 होती है, तो वो न्यूट्रल होता है। ना वो अल्कलाइन होता है, ना एसिडिक होता है, ना क्षारी होता है, ना अम्लीय होता है। वो कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। यानी जिसमें उसको मिला दिया जाए पानी उसके रूप को, उसके स्वभाव को ही ग्रहण कर लेता है। यदि हम किसी से मिलना चाहते हैं, उसके जैसा होना चाहते हैं, चाहे वह अच्छा हो चाहे बुरा हो, ये तब संभव होगा जब हमारे भीतर वैसी न्यूट्रलिटी आएगी, वैसी साम्यता आएगी, वैसे मध्यस्थता आएगी, वैसी पीएच वैल्यू होगी। यदि आप किसी बड़े से भी मिलना चाहते हो, बड़े के भी गुण को चाहते हो, जैसे वह दूध में पानी मिल गया। दूध बहुत क्वालिटी वाला होता है, दूध बहुत कीमती होता है, दूध का स्वाद बहुत अच्छा होता है, लेकिन वह पानी भी दूध में मिलकर के दूध के गुण को धारण कर लिया। किस कारण? जब उसने उस साम्यता के गुण को अपने भीतर लेकर के आया। यदि हम किसी बड़े के पास जाकर के बड़े जैसा होना चाहते हैं तो वैसी ही प्रवृत्ति अपनानी होगी, वैसे ही स्वभाव को अपनाना होगा जैसा पानी का स्वभाव होता है, यानी साम्य भाव।
जब हम इस प्रवृत्ति को लेकर के जाएंगे, इस नेचर को लेकर के जाएंगे, बिल्कुल जो हम चाहेंगे वो बन जाएंगे। और व्यक्ति बनना तो चाहता है दूध, लेकिन या तो खट्टा रह कर ले या तो क्षार तत्व को लेकर के जाता है। तो यदि दूध में थोड़ा सा भी खटाई डाल दी जाए तो दूध भी फट जाएगा, है ना। अथवा दूध में थोड़ा सा भी खार भी डाल दिया जाएगा तो भी दूध का अस्तित्व नहीं बचेगा। बचता है? क्यों बताओ? एक बूंद नींबू की डलते ही दूध फट जाता है, अथवा फिटकरी भी डल जाती है तो भी फट जाता है। यानी वो एसिडिक अथवा अल्कलाइन नेचर वाला कुछ भी मिला उसमें, या तो हम इधर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं अथवा उधर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो उस रूप नहीं होते हैं। इधर उधर मतलब या तो व्यक्ति बहुत कषायों से भर कर के, द्वेष से भर कर के, अथवा व्यक्ति राग से भर कर के। समझ रहे हो? जब राग से भर करके अति अटैचमेंट में जाते हैं तो भी उस जैसे नहीं हो पाते हैं। जब हम द्वेष से भर करके किसी के साथ मिलने की कोशिश करते हैं उस जैसे गुणों को नहीं पा पाते हैं। तो यदि हम चाह रहे हैं उन बड़े जैसे गुणों को पाना, उस जैसा होना जैसा वह पानी दूध रूप हुआ, कैसा हुआ? वह सिर्फ न्यूट्रल होकर के ही संभव है। जो व्यक्ति अपने भीतर उस समता के भाव को जितने लेकर के आएगा वह बिल्कुल वैसा ही होता चला जाएगा। यह सर्वविदित है। और सुनो, केवल वर्ण रंग की अपेक्षा गाय का क्षीर भी धवल है और आँख का क्षीर भी धवल है। गाय का दूध भी सफ़ेद है, धवल यानी सफ़ेद, और आँख का दूध भी सफ़ेद होता है। आँख जानते हैं? अकौआ जिसे कहा जाए, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज उसमें बहुत होती है, देखने में बिल्कुल सफ़ेद है, थोड़ा जहरीला होता है। आँख का क्षीर भी धवल है, दोनों ऊपर से विमल हैं। ऊपर से देखने में सफ़ेद एक जैसे, परंतु परस्पर उन्हें मिलाते ही विकार उत्पन्न होता है। कुछ लोग देखने में बहुत एक जैसे अच्छे होते हैं, लेकिन क्या होता है? विकार उत्पन्न हो जाता है। विकार का अर्थ क्षीर फट जाता है, पीर बन जाता है। वो दूध अपने अस्तित्व को भी खो देता है, और वही पीर का अर्थ होता है दुख बन जाता है, कष्ट बन जाता है। तो कुछ लोग मिलते हैं, मिल करके क्या करते हैं? उस जैसे तो नहीं हो पाते हैं और वहाँ की कंडीशन और ख़राब कर देते हैं, नहीं कर देते। यानी यदि हमारे द्वारा वहाँ का वातावरण बिगड़ रहा है तो मान करके चलना हम गाय के दूध की भांति नहीं है, अकौआ के दूध की भांति है। ठीक है ना? सफ़ेद होता है अकौआ का होना। आँख जिसे कहा जाता है, आँख एक फल होता है, आँख बाहर लग जाता है, विशेष रूप से चढ़ाया जाता है। हाँ, शिवरात्रि में चढ़ाया जाता है फल, है ना। तो वो जो है उस सामने वाले मीठे दूध को भी खराब कर देता है। कुछ लोग होते हैं इस प्रकार के, इस नेचर वाले, और वो ये भी समझना, दूध की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा भी हो गाय के दूध की, और उस आँख के दूध की क्वांटिटी बहुत कम भी हो, तो भी वो सारे के सारे गाय के दूध को खराब कर देता है। बहुत सारे अच्छे लोग और एक व्यक्ति सभा में आ जाए इस प्रकार के नेचर वाला, पूरी सभा का रंग बदल जाता है। नहीं बदल जाता? देखने में कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन क्या था? संकर दोष आ गया था, बस यही था। तो नीर का क्षीर बनना ही वर्ण लाभ है, वरदान है, और क्षीर का फट जाना ही वर्ण संकर है, अभिशाप है। इससे यही फलित हुआ अलम विस्तरेण। अब अधिक विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है, हम ज़्यादा नहीं कह रहे हैं। आप सभी लोग समझदार हों, समझदार हो कि नहीं? आप जिससे मिलते हो सामने वाले को क्या बना देते हो? बेवकूफ़। क्या बना देते हैं? उसके गुण अपने भीतर लेकर के आते हो कि अपने दुर्गुण और वहाँ छोड़ करके आ जाते हैं? बताओ। गुणग्राही दृष्टि होती है कि छिद्रान्वेषी दृष्टि होती है? हाँ, सामने वाले के गुण को ग्रहण करने की भावना होती है कि सामने वाले की बुराई को ग्रहण करने की? यदि छिद्रान्वेषी दृष्टि होती है जिस व्यक्ति की, तो आपस के वहाँ के माहौल को बिगाड़ने वाला होता है। और माहौल बिगड़ता ही तब है, चाहे माहौल फैमिली का हो, चाहे माहौल समाज का हो, चाहे माहौल किसी कंपनी का हो, चाहे किसी ग्रुप का हो। सिर्फ इसी कारण कि हमारी दृष्टि उन गुणों की ओर नहीं होती है, हमारी दृष्टि उन कमियों की ओर होती है। सामने वाले को दोष मत दो, व्यक्ति को दोष मत दो,
पर प्राय हर व्यक्ति दूसरों की कमी निकालने के लिए हमेशा तत्पर रहता, आगे रहता नहीं रहता है। अरे कंकरो माटी से मिलन तो हुआ, पर माटी में मिले नहीं तुम। माटी से छुअन तो हुआ, पर माटी से में घुले नहीं तुम। इतना ही नहीं, चलती चक्की में डालकर तुम्हें पीसने पर भी अपने गुणधर्म भूलते नहीं तुम। भले ही चूर्ण बनते रेतिल, माटी नहीं बनते तुम। जल के सिंचन से भीगते भी हों, परंतु भूल कर भी फूलते नहीं तुम। माटी सम तुम में आती नमी ना, क्या यह तुम्हारी कमी ना। बता दो रे, क्या लिख रहे हैं, कमी ना। माटी से मिलन तो हुआ, पर मिले नहीं तुम। जिंदगी भर साथ रहते रहते भी अंतिम घड़ी तक व्यक्ति लोग कुछ नहीं मिल पाते। कोई ईस्ट जाता है तो सामने वाला वेस्ट चलता है ना। आप पूरब तो वो पश्चिम जाता है, आप उत्तर तो वो दक्षिण की ओर। आप दिन कहो तो वो रात कहता है, और आप रात कहो तो दिन। आप अच्छा कहो तो उसे पसंद नहीं आता है, और उससे अच्छा लगता है तो आप नहीं पसंद कर देते। ऐसे ही है ना। नहीं, जैसे वो कंकर जिंदगी भर माटी के साथ रहे पर मिले नहीं। आपकी क्या दशा है, आपकी क्या राय है? माटी की भांति हो कि कंकरों के भांति? महाराज जी, कुछ कुछ कंकरों में तो हम मिल जाते हैं, लेकिन कुछ माटी में नहीं मिल पाते। ऐसे कुछ कुछ तो मिल जाते हैं, कुछ कुछ नहीं मिल पाते हैं। पूरे भी वैसे नहीं कंकर की भांति, थोड़े बहुत तो मिल ही जाते हैं। माटी में मिले नहीं तुम, माटी से छुअन तो हुआ, पर माटी में घुले नहीं तुम। घुले नहीं, उस रूप हुए नहीं। इतना ही नहीं, चलती चक्की में डालकर तुम्हें पीसने पर भी अपने गुणधर्म भूलते नहीं तुम। कितना भी उसे कहो, कितना भी उससे कहो, कितना भी पुरुषार्थ कर लो, कितनी भी मेहनत कर लो, खूब तपाओ, खूब समझाओ, खूब मन्नत करो, खूब अनुनय विनय करो, जिंदगी निकल जाती है, लेकिन कुछ लोग अपने स्वभाव को बदलते ही नहीं। यानी वो कंकड़ पीस करके चूरे के रूप में हो गए, जैसे रेती हो जाती है, रेती के कण एकदम बारीक कण हो गए। चूरण बनते रेतिल, माटी नहीं बनते तुम। गेहूं पीसा जाता है ना, किसकी सहाट आ जाती है ना, किसकी सहाट जानते हो क्या? जो कंकड़ आदि हो जाते हैं, एकदम गेहूं का आटा हो जाता है, उतने ही वो फाइन हो जाते हैं, उतना ही सूक्ष्म हो जाता है उसमें।